सितंबर की शदीद गर्मी थी। दर्जन भर लोग, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक किसी सरकारी इदारे से लग रहा था, काफी देर से धूप में खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। वैसे तो टेम्परेचर 40 से कुछ कम था, लेकिन सहरा की हवाओं में 50 से 1 डिग्री कम महसूस नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद एक गाड़ी धूल उड़ाती आई और उनके पास आकर रुक गई। फिर उस गाड़ी से एक ताबूत निकाला गया और एक अजीब मंजर देखने में आया। उस ताबूत के दोनों कोनों में मोटे मोटे ताले लगे हुए थे, जैसे अंदर कोई लाश ना हो, कोई खजाना हो। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर ताबूत खोलने की कोशिश की तो उन्हें धक्के देकर पीछे धकेल दिया गया। इमाम साहब आए, सफ बनी और नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। सिक्योरिटी एहलकार कब्र को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुनकिर नकीर की ड्यूटी भी आज इन्हें ही अंजाम देनी है। तदफीन से पहले एक बार फिर कुछ लोगों ने शोर मचाया, खुदा का वास्ता हमें एक बार चेहरा तो दिखा दो, हमें तो ये भी नहीं पता कि इस ताबूत के अंदर हमारा बाप है या कोई और। एक हुकूमती ऑफिसर आगे आया और कहा, बॉडी का बहुत बुरा हाल है, कंडीशन ऐसी नहीं कि आपको चेहरा दिखाया जाए। हाँ, मगर एक वक्त था इस चेहरे में ऐसी कशिश थी कि लड़कियां उसकी झलक देखकर आशिक हो जाती। 6 फीट से निकलता कद, चौड़ा सीना, लंबे घुंघरियाले बाल, ताव वाली मूछें, घनी स्याह दाढ़ी, खड़ा नाक नक्शा और जहानत से भरपूर आँखें। वो बौनों के शहर में देव जैसा दिखता था। वो सरदार जिसे टाइगर ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता था। वो सरदार जो खुद तो यूरोपीय गर्लफ्रेंड रखता था, लेकिन कबीले की औरतों को तस्वीर खिंचवाने की इजाज़त भी नहीं देता। वो सरदार जिसने ज़िंदगी तो महलों में गुजारी, लेकिन मौत को एक गार में गले लगाया। वो सरदार जिसे अपनी ज़मीन का बड़ा मान था, हमेशा के लिए उसी ज़मीन के अंदर चला गया। गढ़ी खुदा बख्श की गलती डेरा बुगटी में एक बार फिर दोहराई जा चुकी थी। एक और लीडर हमेशा के लिए जिंदा किया जा चुका था। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे बुगटी कबीले के सरदार नवाब अकबर शहबाज खान बुगटी की। रफ्तार की 80% व्यूअरशिप नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो आजकल महारंग बलोच और मौलवी हिदायतुर रहमान को मुसलसल खबरों में देखते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की कहानी अकबर बुगटी को समझे बगैर अधूरी है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की किताबों में अकबर बुगटी एक सर्टिफाइड गद्दार के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इन किताबों में तो 1-2 को छोड़कर तकरीबन तमाम सियासी सिविलियन किरदार गद्दार करार दिए जा चुके हैं। मौलवी AK फजल हक से लेकर हुसैन शहीद सोहरवर्दी तक, फैज़ से लेकर फराज तक, मौदूदी से लेकर भुट्टो तक। हद तो ये है कि बानिए पाकिस्तान की बहन फातिमा जिन्ना भी। इसलिए इन किताबों पर ध्यान देना शायद ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं, लेकिन सच ये है कि अहले इल्म में भी आज अकबर बुगटी को लेकर 2 क्लियर पार्टीज़ मौजूद हैं। एक वो जो उन्हें वाकई गद्दार और मुल्क दुश्मन समझते हैं, और दूसरे वो जो उन्हें हुर्रियत पसंद और विजनरी लीडर मानते हैं। अब इनमें से कौन ठीक है और कौन गलत, ये फैसला हमारा नहीं। हमारा काम आपके सामने सारे वाक़यात और हक़ाइक़ को रखना है, ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि बुगटी यार था या गद्दार। मगर कहानी शुरू करने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट कि रफ्तार को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज अकबर खान की 21वीं सालगिरह थी और वो अपने दोस्तों के साथ ड्राइंग रूम में बैठे किस्से कहानियाँ सुना रहे थे। कहवे का सिप लेते हुए बोले, पहला कत्ल तो मैंने 12 साल की उम्र में किया था। उसके बाद तो मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि मैं कितने बंदे मार चुका हूँ। दरअसल कबायलियों में वैसे भी मर्डर कोई बड़ी चीज़ नहीं होती थी, और फिर अगर कातिल का ताल्लुक नवाब ख़ानदान से हो तो लेकिन अकबर कुछ मुख्तलिफ थे। बलोचों के कदीम जंगजू कबीले का ये चीफ कराची ग्रामर, HSN और ऑक्सफर्ड जैसे एलीट इदारों से तालीम हासिल कर चुका था। लाउंज सूट्स पहनता, फर इंग्लिश बोलता, मगर इसका सिर्फ हुलिया ही नहीं, सियासत भी मुख्तलिफ थी। 1947 में कोयटा के शाही जिरगे में जब सारे बलोच रहनुमाओं ने बाइकआउट किया, तो अकबर बुगटी ने आगे बढ़कर पाकिस्तान के हक में वोट दिया। बुगटी ट्राइब को मुत्तहद करके एक कोड नाफिज किया। इसीलिए कबीले वाले इन्हें लेजेंडरी मीर जाकर का दूसरा जन्म भी करार देते थे। लेकिन अकबर बुगटी को समझने से पहले आपको इनके कबीले के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है।
कैसे दुनिया के खुश्क और गर्म तरीन सहरा में रहने वाली एक छोटी सी कौम ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन आर्मी चीफ की रातों की नींदें उड़ा कर रख दी थी। कोशिश करेंगे अकबर बुगटी के साथ साथ हम आपको डेरा बुगटी से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां भी सुनाएं जो आपने पहले कभी देखी या सुनी नहीं हो। बलोच के माने हैं वॉन्डरर यानी आवारा फिरने वाला खाना बदोश। ये अरब खून है जिसमें आगे चलकर मराठा और राजपूत ब्लड की आमेजिश भी हो गई। दरअसल बलोच शाम के शहर हलब में रहते थे। फारसी शायर फिरदौसी लिखते हैं कि 6वीं सदी में फारस के बादशाह खुसरो ने बलोचियों को इसलिए तबाह करने की कोशिश की क्योंकि उनके झंडे पर शेर का निशान था। बलोचों की अक्सरियत सुन्नी फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखती है। नवासे रसूल हज़रत हुसैन की शहादत के बाद वो मौजूदा ईरान के जनूब मशरक़ी शहर किरमान की तरफ हिजरत कर गए। आज भी उनके यहाँ नगमे गाए जाते हैं कि हम हज़रत अली के ग़ुलाम हैं जो सच्चे इमाम हैं, हम हलब से आए हैं यजीद से लड़ते हुए। 10वीं सदी में बलोच चीफ अलमाश रूमी को पहली बार तमनदार का लक़ब मिला। तुर्की ज़बान में तमनदार का मतलब 10,000 ही है। आज भी बलोच लीडर का सही लक़ब तमनदार ही कहलाया जाता है। किरमान के बादशाह ने अलमाश को अपने हरतमन से एक लड़की हरम में भेजने का हुक्म दिया। अलमाश ने होशियारी दिखाई और लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाकर भेज दिया। मजाक महंगा पड़ा और उन्हें किरमान से निकलकर सीस्तान हिजरत करना पड़ी। सल्जूक और चंगेज़ खान की चढ़ाइयों के बाद वो इंडस वैली या मकरान पहुँचे। बलोच कौम जालाहान के 4 बेटों रिंद, हूत, लाशार और कोराई से फैली। इन चारों में रिंद सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, जिनका हुक्मरान मीर चाकर खान था। कहा जाता है कि मीर चाकर ने अफ़गानिस्तान में जिलावतनी काटने वाले शहंशाह हुमायूं की हिंदुस्तान वापसी में मदद तो की, लेकिन हुमायूं के दिल्ली पर कब्ज़ा करने से पहले ही वो 96 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए, जिसके बाद बहुत से जंगजू पंजाब में भी सेटल हो गए। लेकिन रिंद कबीले का एक हिस्सा 7,000 मुरब्बा मील के उस टुकड़े को अपना मुस्तकिल घर बना गया जहां आज मरी और बुगटी कबीले मौजूद हैं। अब ये बहाउद्दीन ज़करिया की बद्दुआ थी या अंग्रेज़ दौर से जारी हुक्मरानों की सितम ज़रीफ़ी कि मीर चाकर के बाद से बलोच कौम ऐसी मुंतशिर हुई कि दोबारा एक ना हो सकी। डेरा बुगटी जाए तो सर पर एक बेरहम सूरज होता है जो अक्सर टेम्परेचर 50 डिग्री तक ले जाता है। 1952 में डेरा बुगटी में सुई के मकाम पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस डिस्कवरी हुई। आज इस फील्ड का वो मकाम तो नहीं, लेकिन गैस के साथ सुई का नाम जैसे जुड़ कर रह गया है। PPL के ज़ेरे इंतज़ाम इस फील्ड में मुल्क का सबसे बड़ा कंप्रेशन और प्योरिफिकेशन प्लांट भी है। बाढ़ में घिरी ये फील्ड एक छोटे से शहर की तरह है जहां स्कूल, हॉस्पिटल और अपना एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये फील्ड किलपर बुगटियों की हुदूद में है। अफसोस ये है कि मुआहदे के बावजूद बुगटियों को सुई गैस की रॉयल्टी भी कभी ना मिली, बल्कि ये रकम खुद हुकूमत लेती रही। रॉयल्टी तो दूर, चिराग तले अंधेरा के मिज़दाक यहाँ कबायलियों को गैस तक न मिल सकी। उन्हें हमेशा ये शिकवा रहा कि गैस फील्ड पर मकामियों के बजाय बाहर से आने वालों को नौकरियां दी जाती है। फौज का हमें बेहतर नहीं है, 55 साल हो गए हमको गैस नहीं दिया फौज ने, क्या देगा? Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. We'll take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery by force of arms. सुई गैस फील्ड वही जगह है जहां मीर चाकर ने आकर पनाह ली थी और फिर 19वीं सदी में अंग्रेज जनरल जॉन जैकब ने बुगटियों से इसी मकाम पर बार बार जंग भी की थी। जनरल जैकब लिखता है कि अप्रैल से अक्टूबर तक यहाँ की गर्मी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। लोग गंवाए बगैर यहाँ से गुजरना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये जगह रेतीले तूफ़ान और वायलेंस के लिए मशहूर है। सहरा में रेतीले तूफ़ान के साथ साथ कभी जहरीली हवाएं भी चलती हैं जो सब्जियों और जानवरों को झुलसा कर रख देती हैं। ये बुगटियों का ही जिगरा है कि वो बगैर रुके 60-60 मील चलकर किसी कैंप या फौजी चौकी पर हमला करते और इसी तपती गर्मी में
बगैर आराम किए और पानी पिए वापस भी चले जाते हैं। मुसलसल जंगों के बावजूद अंग्रेज बुकटियों की हिम्मत और हौसले की दाद दिया करते थे, जो कभी सरेंडर पर राजी ना हुए। गोरा लिखता है कि बुकटी चाहते तो इस नाकाबिले बर्दाश्त मौसम और टेरियन का फ़ायदा उठाकर पीछे से हमला कर सकते थे, मगर वो हमेशा सामने आकर बहादुरी से लड़े। इनका लिबास सफ़ेद है और यही वजह है कि ब्रिटिश आर्मी इन जंगजुओं को कभी भर्ती ना कर सकी। वो ना तो अपने लंबे घुंघरियाले बाल और दाढ़ियाँ कटवाने पर तैयार थे और अपना रिवायती लिबास बदलने पर तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। उस दौर में डेरा बुकटी में पैदल चलने वालों के लिए घोड़े या ऊँट एक लग्जरी से कम नहीं थे। हफ्ते में एक बार 2 मरहटे सुबह के 3 बजे डॉक उठाए 40 मील पैदल सफ़र करके डेरा बुकटी से सुई आते। थोड़ी देर ठहर कर रात में वही 2 लोग 40 मील पैदल चलकर वापस लौट जाते। ये घोड़े इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जब एक बुकटी सरदार से सवाल हुआ तो मुस्कुरा कर बोले, ये हमारे गुलाम हैं, इन्हें इसकी आदत है। जब ये पैदल चल सकते हैं तो हम इन पर अपने कीमती घोड़े क्यों ज़ाया करें। जीप और ट्रक आने के बाद भी यही रिवाज सालों जारी सारी रहा। चलें अब ज़रा अकबर बुकटी की तरफ वापस चलते हैं। जब पाकिस्तान बना तो नौजवान अकबर बुकटी एचएसएन कॉलेज से पढ़कर 42,000 बुकटियों की क़यादत संभाल चुके थे। असल में तो अकबर बुकटी 12 बरस की उम्र में ही अपने वालिद मेहराब बुकटी की मौत के बाद कबीले के चीफ बन चुके थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके उस ही चचा को इलाके का रीजेंट मुकर्रर कर दिया जिस पर अकबर बुकटी के वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम था। साथ ही अकबर और उनके छोटे भाई नवाज़ को मारूफ माहिर तालीम अल्लामा आया काजी के सुपुर्द कर दिया गया। तालीम के दौरान उन्हें डेरा बुकटी जाने की बिल्कुल भी इजाज़त ना थी। अकबर बुकटी क्रिकेट, पोलो और स्विमिंग के चैम्पियन थे। 15 साल के हुए तो उनकी शादी कर दी गई। उनकी दूसरी शादी एक पख्तून और तीसरी ईरानी फैमिली में हुई। अयूब के दौर में जब वो जेल गए तो एक स्वीडिश खातून भी उनकी फ़िक्र में जेल आती, जो गालिबन उनकी गर्लफ्रेंड थी। मैं 10 साल का था जब वालिद पहले दफ़ा जेल गए 1959 में। तो उसके बाद बीच में अयूब खान के 10 साला दौर में मेरे वालिद ने 8.5 साल जेल में गुजारे, क्योंकि अयूब खान ने ये किया था कि गर्मियों में मुल्तान भेज दिया, सिब्बी भेज दिया कि ज़्यादा तकलीफ़ हो, और सर्दियों में कोयटा जेल भेज देते। अकबर बुकटी पाकिस्तान के पहले CSP ऑफिसर्स में से एक थे। उन्हें रातें जाग कर किताबें पढ़ने का जुनून था। तारीख, सियासत और बलोच शायरी पर उनसे बेहतर कमांड शायद ही किसी की हो। डेरा बुकटी में उनके पास पाकिस्तान की चंद बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरीज में से एक थी, जो 2005 की बमबारी में तबाह हो गई। अंग्रेज़ों के दौर में मौजूदा बलूचिस्तान 2 हिस्सों रियासत कलात और ब्रिटिश बलूचिस्तान में तकसीम था। ब्रिटिश बलूचिस्तान बराह रास्त अंग्रेज़ों की अमलदारी में था। चूँकि डेरा बुकटी ब्रिटिश बलूचिस्तान में था, इसलिए नवाब बुकटी शाही जरगे का मेंबर होने के नाते उन कबायली अमायदीन में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया था। 1950 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा और खान अब्दुल गफ्फार खान के भाई से हार गए। इसी दौरान उनके चचा हैबत खान की लाश जैकबाबाद से मिली। इल्ज़ाम अकबर बुकटी पर ही लगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। 58 के ज़िमनी इंतखाबात में अकबर बुकटी बिल आखिर मेंबर असम्बली बन गए, लेकिन चंद ही माह बाद मार्शल लॉ लग गया, जिसकी नवाब अकबर बुकटी ने खुलकर मुखालफत की। फिर क्या था, अयूब खान ने चचा के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। खैर 8 साल बाद अयूब खान ने ही ये सज़ा मौतल की, जिसके बाद अकबर बुकटी की रिहाई मुमकिन हुई। बलोच इत्तेहाद पर मबनी नेशनल अवामी पार्टी का शुरू में साथ दिया, मगर बाद में इख्तलाफात पैदा हो गए। भुट्टो ने इस इख्तलाफात का फ़ायदा उठाते हुए मैंगल, बजिंजो और मरी को जेल में डालकर नवाब बुकटी को बलूचिस्तान का गवर्नर लगा दिया। लेकिन बुकटी भुट्टो पार्टनरशिप ज़्यादा देर नहीं चल सकी और कुछ ही दिन बाद नवाब बुकटी हुकूमत से अलहदा हो गए। जब ज़िया का मार्शल लॉ लगा तो नवाब बुकटी ने अनोखा एहतजाज किया। कई बरस तक उर्दू ही बोलना छोड़ दी और दोबारा तब बोली जब मुल्क में इलेक्शन कराए गए। 1990 से 97 तक वो कौमी असम्बली का हिस्सा रहे और एक बार वज़ीर आला भी बने। वो जनवरी 2005 की एक सर्द रात थी। डॉक्टर शाजिया सुईगैस फील्ड के सिक्योर्ड अपार्टमेंट में सोने के लिए बिस्तर पर जा चुकी थीं। उनके शौहर खालिद लीबिया में थे और वो घर में अकेली रहती थीं।
सुई प्लांट की सारी सिक्योरिटी फौज की एक स्पेशल ब्रांच डिफेंस सिक्योरिटी गार्ड या डीएसजी के पास थी। कहा जाता है कि बलूचिस्तान के इस खतरनाक बयाबान में सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि यहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। शदीद अंधेरे में जब कभी बिजलियाँ कड़कती तो गैस प्लांट और आसपास लगी बाड़ चमकने लगती। शाजिया गहरी नींद में थी कि अचानक उनकी आँख खुल गई। बिजली कड़क रही थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शाजिया को महसूस हुआ जैसे आंखों पर कोई पट्टी बंधी है और हाथ किसी ने तार से बांध दिए हैं। क्या ये ख्वाब है? शाजिया ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर वो बेबस थी। कौन हो तुम? शाजिया चिल्लाई और पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की। एक सन्नाटेदार थप्पड़ शाजिया के मुंह पर पड़ा। एक भारी भरकम आवाज़ शाजिया के कानों से टकराई। मेरे पास पिस्तौल है, अगर तुमने चीखने या किसी को बुलाने का सोचा भी तो मैं गोली तुम्हारे सर में उतार दूंगा। सूरज निकलने तक वो शख्स शाजिया के बेडरूम में रहा और उसकी इज्जत तार तार करके सुबह जाते हुए बोला, मैं कोई आम सा बंदा नहीं हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। बेहतरी इसी में है कि खामोश रहो और किसी से इस बारे में कुछ भी ना कहो। पीआईडीसी में मौजूद पीपीएल के हेड ऑफिस में घंटियों पर घंटियां बज रही थीं, लेकिन चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर नुसरत नसरुल्लाह किसी सहाफ़ी के फ़ोन का जवाब नहीं दे रहे थे। इदारा इन्हें सब ठीक है कि रिपोर्ट देने पर मजबूर कर रहा था, मगर वो इस कवर अप पर एक लफ्ज़ बोलने या लिखने को तैयार न थे। मजबूरन उनके डिपार्टमेंट के हेड जो साबिक फौजी रह चुके थे खुद ही प्रेस रिलीज लिखने बैठ गए। उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन पीपीएल की सुई गैस फील्ड में होने वाला डॉक्टर शाजिया खालिद रेप इंटरनेशनल खबर बन गया। उधर डीएसजी ने फील्ड में कंट्रोल संभाल लिया। सारे शवाहिद मिटा दिए गए। डॉक्टर शाजिया पर कंपनी मैनेजर ने दबाव डाला कि वो वाक़े को सिर्फ एक डाका करार दें। उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत लिए गए और उन्हें रातों रात इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान में किसी मजलूम का रेप और उसका कवर अप कोई अनहोनी बात तो है नहीं, लेकिन ये केस बहुत डिफरेंट था। एक तो ये वाकया बुक्टी टेरिटरी में हुआ था और इसका चीफ सस्पेक्ट कोई और नहीं, खुद डीएसजी का एक कैप्टन था। अभी तहकीकात शुरू भी ना हुई थी कि फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने टीवी पे आकर कैप्टन को 100% बेगुनाह करार दे दिया। इस स्टेटमेंट ने जलती पर तेल का काम किया। कैप्टन हमाद एक कैप्टन का रैंक का आदमी था, जो वो सुई में डॉक्टर शाजिया केस में जो मुलव्वस था, उसके हक में पहले जो जुडिशल कमीशन बना रहे थे कि वो तहकीकात करेगी। जुडिशल कमीशन के बनने से पहले ही परवेज़ मुशर्रफ अपने वर्दी में आए टीवी पर और उन्होंने कहा कि कैप्टन हमाद इज़ 200% इनोसेंट। बुक्टी पहले ही फौज के खिलाफ भरे बैठे थे। अपनी ज़मीन पर रेप और फिर वाक़े को दबाए जाने पर वो हत्थे से ही उखड़ गए। उस वक्त किसी ने अकबर बुक्टी से पूछा कि डॉक्टर शाजिया तो सिंधी हैं, आप इस वाक़े को क्यों अपनी इज्जत का मसला बना रहे हैं? अकबर बुक्टी का जवाब सिंपल था, कोई सिंधी इस मामले पर आवाज़ नहीं उठाएगा। मैं मुर्दा लोगों से अपील नहीं किया करता। मीर चाकर के पैरोकारों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। फौजी गाड़ियों और सुई फील्ड पर रॉकेट हमले शुरू हो गए। सुई मैदान जंग बन गया। हुकूमत का ये भी दावा है कि आप लोग अटैक करते हैं सुई गैस। कौन कहते हैं हम लोग अटैक करते हैं? पहले हुकूमत खुद अटैक करता है, फिर बोलता है कि आप लोग अटैक करते हैं। झूठ, सरासर झूठ, ये नहीं हो रहा है। ये एहतजाज सिर्फ गैस फील्ड और उसके इतराफ तक महदूद ना रहा। पीआईडीसी हाउस में वाक़े पीपीएल के दफ्तर से लेकर कोयटा शहर तक खुदकश हमलों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। मामलात हाथ से निकलने लगे तो सरकारी प्रोपेगेंडा मशीन शाजिया खालिद की किरदार कुशी पर उतर आई। डॉक्टर शाजिया से बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, जो घर वालों ने नाकाम बना दी। अब हुकूमत ने शाजिया की फैमिली को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान के सदर ने ही कह दिया कि ही इज़ नॉट गिल्टी, ही इज़ इनोसेंट, और ये कि हम मेरी आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले और आपकी मेरी पहले और कैप्टन हमाद के ट्रिब्यूनल से पहले उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि ही इज़ इनोसेंट। एक चीफ सस्पेक्ट को यानी कि अपने तौर से कह दिया कि ही इज़ नॉट गिल्टी, ही इज़ इनोसेंट, तो बात ख़त्म हो जाती है। जज या कौन पाकिस्तान की कौन सी अदालत यानी कि उस केस को लेती। जो मजलूम थी उसे ही जान का खौफ दिलाया जाने लगा।
बिल आखिर डॉक्टर शाजिया अपनी फैमिली के साथ लंदन चली गईं और हुकूमत ने सुख का सांस लिया। कुछ ही अरसा गुजरा था कि पीछे से ये खबर उड़ा दी गई कि रेप तो सिरे से हुआ ही नहीं था, बल्कि ये सब एक ड्रामा था और बस। वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए परवेज मुशर्रफ बोले कि मैं पैसे बनाने का धंधा खूब पहचानता हूँ, रेप कराओ और वीज़ा लगवाकर बाहर सेटल हो जाओ। इस बयान पर तो जैसे आग ही लग गई। If he has any shame, he will take his words back. He will say, I am sorry, I was wrong. He will acknowledge that violence against women in this country is on the increase and that victims of violence are seeking justice and are getting justice or protection. रद्द अमल आया तो मुशर्रफ बड़ी मासूमियत से बोले कि अमरीकी अखबार ने उनकी बात का गलत मतलब लिया था। चंद रोज बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरी रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर डाल दी। मगर मुशर्रफ का क्या बिगड़ता, वो तो वॉर अगेंस्ट टेरर में अमरीकी बगल बच्चा बने हुए थे। लेकिन अब उनकी सारी तवज्जो उसामा बिन लादेन और ऐमन अल जवाहिरी नहीं, बल्कि नवाब अकबर बुगटी पर थी। पाकिस्तान बनने के बाद बलूचिस्तान में 3 फौजी ऑपरेशंस हुए, लेकिन डेरा बुगटी हमेशा इनसे बचा रहा। बुगटियों से रियासत को अब तक कोई ख़ास शिकायत भी न थी। होती भी क्यों, वो हमेशा शाह साहब के वफादार जो रहे थे। लेकिन गैस तनसीबात को निशाना बनाने के बाद मुशर्रफ को ये मौका भी हाथ आ गया। हुकूमत का लाइन टो करो तो तुम मुहिब वतन हो, अपना इंडिपेंडेंट व्यू हो, सबको तो गद्दार है। हर वक्त ये कहता रहे। गफ्फार खान को भी कहते थे कि कर रहा है, जीम सईद को भी कहते थे कि उनको भी इंडिया कर रहा है, फलाना कर रहा है, गद्दार हैं। कुछ वक्त के बाद फिर तगमा लटकाते थे कि मुहिब वतन है, फिर वो तगमा वापस ले लेते थे कि नहीं फिर गद्दार हैं। तो ये होता रहता। तो हमारे से भी वही है। हुकूमत ने नवाब बुगटी, खैर बख्श मरी और अताउल्लाह मेंगल को बागी करार दे डाला। आपको पता होना चाहिए कोई 78 सरदार हैं, जिनमें से 75 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब गवर्नमेंट में है, सब एक्शन कर रहे हैं। 3 सरदार बोल रहे हैं, उनमें से एक डेरा बुगटी से गड़बड़ कर रहा है और सुई को भी उसने अटैक करके खराब किया है। ये कहा गया कि तीनों सरदार बलूचिस्तान और बलोचों की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। जवाब में बलोच कौम परस्त मुशर्रफ को कौमी वसाइल पर कब्जे और अवाम पर जुल्म का जिम्मेदार करार देने लगे। दिसंबर में मुशर्रफ पर होने वाले हमले का इल्ज़ाम भी अकबर बुगटी पर लगा दिया गया। अकबर बुगटी खुद पर लगे इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए कमेटी का मुतालबा करते रहे, मगर बात बढ़ती चली गई। अकबर बुगटी और परवेज मुशर्रफ के दरमियान सर्द जंग गर्म होने लगी। चौधरी शुजात और मुशाहिद हुसैन ने कोशिशें करके नवाब बुगटी को मुज़ाकरात पर आमादा कर लिया। टीम डेरा बुगटी भी पहुंची, मगर नवाब को जल्द अंदाज़ा हो गया कि टीम के पास कोई इख्तियार नहीं। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे थे तो दूसरी तरफ पुरस्रार गुमशुदगियां और टॉर्चर क्लेम्स बढ़ रहे थे। The government approached you for negotiations? जी नहीं। नहीं। Government is negotiating from the mouth of the big top, with the big gun, with the big thunder. I think it's heard all around the country that kind of negotiations. They have been given instructions. Myself and Nawabzada Balaj Mari, the 2 of us should be wiped out. एक रोज़ एक खुसूसी तैयारा इस्लामाबाद से सुई पहुंचा। ये तैयारा अकबर बुगटी को ले जाने आया था। जब नवाब बुगटी उसमें सवार होने के लिए पहुंचे तो ऐन उसी वक्त तैयारे में खराबी पैदा हो गई। वो कुछ देर इंतज़ार करते रहे और फिर समझ गए कि खराबी तो एक बहाना है, असल मामला तो उन्हें नीचा दिखाना है। वो वापस डेरा बुगटी रवाना हुए और उनके जाते ही तैयारा फिजाओं में परवास कर गया। सियासत का वसी तजर्बा रखने वाले अकबर बुगटी सिर्फ मुसल्लह मज़ाहमत के हामी न थे, बड़े सब्र के साथ वो सियासी अमल में हिस्सा लेते आए थे। उनके सर पर हमेशा बंदूक तनी रही। नवाब खैर बख्श मरी तो अकबर बुगटी को पहले ही खबरदार कर चुके थे। सरदार अताउल्लाह मेंगल भी मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो गए। वैसे भी ऑपरेशन और नेगोशिएशन भला एक साथ कैसे चल सकते थे। मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए। फौज ने डेरा बुगटी पर बमबारी शुरू कर दी। अकबर बुगटी हर इंटरव्यू में ये कहते रहे कि उन्हें और नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बालाज मरी को मारने का फैसला हो चुका है और अब उन्हें इंतखाब करना है कि वो कैसे मारे जाएंगे। बुगटी को मार सकते हैं आप, मरी को मार सकते हैं आप, मेंगल को मार सकते हैं आप, और 20, 30, 40, 50, 100, 200, 400, 500 को मार सकते हैं
आप तमाम बलूच को मारकर ख़त्म नहीं कर सकते। बुढ़ापे और बीमारी की वजह से नवाब बुगटी के लिए अपने घर में भी ज़्यादा चलना मुमकिन न था, मगर ऐसा लगता था जैसे 78 साल के जिस्म में किसी जवान का दिल धड़क रहा है। मार्च 2005 में डेरा बुगटी पर टैंकों और जहाज़ों से हमला हुआ, शदीद बमबारी की गई, दर्जनों लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग नकल मकानी कर गए। 17 मार्च से 11 बंदे मेरे घर के मर गए। हमारी 33 बंदे हमारे फौजों के 80 से ऊपर हमारे जख्मी हैं। हमें बोलते हैं आप लोग नवाब बुगटी का शहर छोड़कर जाए, हम किधर जाए? अब अकबर बुगटी के पास अपना घर छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने पहाड़ों का रुख कर लिया। हवाई जहाज़ों पर घूमने वाला नवाब उम्र के इस आखिरी हिस्से में ऊँटों की पीठ पर दरबदर फिर रहा था। टाइम मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए अकबर बुगटी ने कहा कि वो बिस्तर के बजाय लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। कबायलियों का अंदाज अजीब होता है। खुद पर हमले से चंद दिन पहले 79 बरस के अकबर बुगटी 2 अफराद का सहारा लेकर पहाड़ पर चढ़ रहे थे। जब इंटरव्यू के लिए आई टीम ने उनकी तस्वीर लेना चाही तो अकबर बुगटी ने रुक कर एक तारीखी जुमला कहा, ओ पश्तून, मेरी तस्वीर इस तरह नहीं लेना कि दुश्मन समझे कि बुगटी कमज़ोर हो गया है। अगस्त 2006 में बलूचिस्तान फौजी ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी था कि मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का इजलास बुला लिया। शुजात हुसैन अपनी किताब में बताते हैं कि इजलास के दौरान DGMI जनरल नदीम एजाज अकबर बुगटी के खिलाफ इंतहाई तज़हीक आमेज ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे। उसी मीटिंग में मुशर्रफ के साथ कोल्हू की भंबूर पहाड़ियों में बुगटी की मुमकिना पनाहगाहों की तफसीलात भी शेयर की गईं। चौधरी शुजात कहते हैं कि जनरल नदीम का एग्रेशन और मुशर्रफ की खामोशी देखकर उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि फ़ौजी क़यादत बुगटी को रास्ते से हटाने का फ़ैसला कर चुकी है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुशाहिद हुसैन के साथ मिलकर एक आखिरी बार जनरल नदीम को कन्विंस करने की कोशिश की। उन्हें समझाया कि देखें, नवाब बुगटी उन चंद सरदारों में से एक हैं जो अलहदगी पसंद नहीं। अगर कोई एक्शन लेना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें गिरफ़्तार करें, कत्ल करने की कोशिश ना करें। लेकिन चौधरी शुजात की कोशिशें काम ना आई। He is loyal to Pakistan. नवाब अकबर बुगटी का ये है कि all his life he never spoke of separation. उन्होंने कभी अलहदगी की कोई बात नहीं की। 26 अगस्त की सुबह फौजी दस्ते भंबूर में बुगटी की पनाहगाह तक पहुंच गए। उसके बाद जो हुआ वो कहानी सुनाने के लिए कोई जिंदा ना बचा। ISPR के मुताबिक फ़ौजी जब बुगटी से मुज़ाकरात के लिए गार तक पहुँचे तो सदियों से मौजूद गार की दीवारें अचानक ढह गईं और नवाब अकबर बुगटी समेत वहाँ मौजूद तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। बुगटी ख़ानदान के ज़राए बताते हैं कि गार गिरने की असल वजह बमबारी थी, इसलिए वो अकबर बुगटी की मौत को हादसा नहीं कत्ल करार देते हैं। Apparently Pervez Musharraf proved it that he does not have a single decent bone in his body. And what they did, we don't even know where my father is buried. We don't believe that all that drama that they brought that box and buried it in Dera Bukhti and put locks on it. Who put locks on caskets and all that? Nowhere in the world, but in this country, you do all these stupid things and you expect the people to praise and to say, oh, gee, we are the well-wishers of Pakistan. How can you expect any Baloch to be a well-wisher when you treat the Baloch like this or our elders like this? लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि फ़ौज अपने 21 जवान वहाँ भेजकर ऐसी बमबारी क्यों करेगी? कुछ लोगों का ख्याल है कि अंजाम नज़दीक देखकर नवाब बुगटी के साथियों ने खुद बम धमाका किया। बुगटी की मौत कैसे हुई ये बात हतमी तौर पर कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात है कि उनकी मौत के बाद बलूचिस्तान की सियासत हमेशा के लिए बदल गई। आइंस्टाइन ने कहा था कि एक ही अमल बार बार दोहराकर मुख्तलिफ नताइज की तवक्को रखना दीवानगी होता है। आज बुगटी के साथ साथ मुशर्रफ की कहानी भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 26 अगस्त 2006 को लगने वाली आग 26 अगस्त 2024 तक पूरे आबोताब से जाने निकल रही है। फिर ये बुगटी की बात करते हैं कि बुगटी के ऊपर ट्रायल, कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुगटी का वहाँ हुआ है बलूचिस्तान में।
45 साल पहले भुट्टो को कत्ल करके जिंदा करने वाली इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था 2006 में बुगटी को ख़त्म करके बलूचिस्तान में मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन बुगटी के कत्ल के 18 साल बाद भी आज बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो सबके सामने है। ये दीवानगी कब ख़त्म होगी, इसका जवाब तो रफ्तार के पास भी मौजूद नहीं।